नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल में। और आज के सेशन की शुरुआत करते हैं इन दो मोटिवेशनल लाइनों के साथ कि तुझे बिजली सी तेज रफ्तार बनना है। और याद रखना मेरे दोस्त, तुझे तेज तलवार बनना है। तू धार बन, दरिया बन या सहरा बन, जो भी बनना है शानदार बनना है। जो भी बनना है शानदार बनना है। तो दोस्तों, आपको जो को भी कोई भी कार्य करना है बड़ी शिद्दत और मन और तन और धन के साथ वो कार्य करना है, आपको सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। दोस्तों, अब विलंब नहीं करते हैं और सीधा अपनी प्रश्नावली की ओर बढ़ते हैं। आज हम पढ़ते हैं कक्षा 10 का प्रश्नावली 1.1 और इस प्रश्नों को हल करते हैं। देखो, प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है मेरा, निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। देखो दोस्तों, कुछ नंबर दिए गए हैं और उनके मुझे अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। जैसे कि मेरे को पहला ही क्वेश्चन दिया गया है। अब इसमें मेरे को दिखाना है कि 140 को अभाज्य गुणनखंड क्या क्या होंगे। देखो, 140 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं तो इधर मैं गुणनखंड करता हूं दोस्तों, और अभाज्य संख्याओं से गुणनखंड करूंगा। यानी 140 में सबसे पहले इकाई का अंक 0 या सम संख्या हो तो उसमें हमेशा 2 का भाग जाएगा। 2 का भाग दिया तो 14 में 7 बार, और 0 है तो 0 उतार दिया। फिर देखो 0 आ रहा है तो 2 का भाग अवश्य जाएगा। यानी ये 7 में देंगे 3 बार, और 1 और 0 10 हो गया। 10 में 2 का भाग 5 बार चले जाएगा। अब देखो दोस्तों, 5 के जो भाग जाता है उसका नियम है कि जब इकाई का अंक 5 हो या 0 हो। यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर आप डायरेक्ट 5 से भाग भी दे सकते हो, परंतु आप सीक्वेंस वाइज करो तो ऐसे भी कर सकते हो। आपकी मर्जी है कि कहीं कोई नहीं लिखा हुआ कि पहले 2 का ही भाग दो, पहले 5 का ही भाग दो। ठीक है, तो अब हम इसमें 5 का भाग दे देते हैं। एक बार 5 का भाग देते हैं तो कितना आएगा मेरा, 7 बार। 5 सत्ते 35। अब देखो, 7 तो खुद अभाज्य संख्या है। 7 अभाज्य संख्या है, मतलब इसमें 7 का ही भाग जाएगा। ये लो जी। देखो, 40 के गुणनखंड क्या हुए दोस्तों, 2 गुणा 5 गुणा 7, ये इसके अभाज्य गुणनखंड हुए दोस्तों। अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, 4 गुणा 5 गुणा 7, ये भी मेरे 140 के गुणनखंड तो है, परंतु ये अभाज्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें जो एक संख्या जो आ रही है ये भाज्य संख्या आ रही है, इसलिए पूरे गुणनखंड मेरे अभाज्य गुणनखंड नहीं होंगे। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं और गुणनखंड मेरे क्या होते हैं। अब देखो, आगे वाला प्रश्न है, उस प्रश्न को हल करते हैं। देखो, एक चीज का ध्यान रखना, ये इस चीज की अप्रोच आप कैसे लगाओगे कि इसमें 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 5 से कट रहा है, या 5 का भाग जा रहा है, या 7 का जा रहा है, किसका जा रहा है। तो इसके लिए मैं कुछ कुछ नियम बता दूंगा, और कुछ का तो आपको भाग देके ही देखना पड़ेगा। जैसे कि 156 है। अब 156 के गुणनखंड करने हैं मेरे को। अब देखो, 156 के गुणनखंड करने हैं और वो भी मेरे को अभाज्य गुणनखंड करने हैं। ये लो जी, 156 यहाँ लिख देता हूँ। अब मैं सबसे पहले अगर इसमें 2 का भाग दूँ, 2 का भाग तो जाएगा ही। क्यों? जब इकाई का अंक सम संख्या हो या 0 हो तो हमेशा 2 का भाग जाता है। तो इसमें 2 का भाग देंगे तो 15 में देंगे तो 7 बार 14, और 1 और 6 16 हो जाएगा। 16 में 2 का भाग जाएगा 8 बार, तो 78 आ गया। अब देखो दोस्तों, फिर इकाई का अंक सम संख्या आ रही है तो फिर इसमें 2 का भाग जाएगा, यानी 3 बार, और 1 और 8 18, 18 में जाएगा 9 बार। अब देखो दोस्तों, 39 आ गया। अब 9 एक विषम संख्या है, इकाई की संख्या विषम आ गई तो इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। अब हम कैसे चेक करें कि 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा? एक तो आप भाग दे के देख लो, वैसे कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट इनका योग करो। 9 और 3 होते हैं 12, 12 तीन से डिवाइड होता है, 3 का भाग जाता है 12 में, तो 39 में भी 3 का भाग जाएगा। देखो, यहाँ 3 का भाग देंगे हम, 3 का भाग देंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 और 3, 13 बार चले जाएगा दोस्तों। यानी ये 13 आ गया। अब 13 तो खुद एक अभाज्य संख्या है, यानी 13 में किसका भाग जाएगा? 13 में तो सिर्फ 13 का ही भाग जाएगा। ये 1 आ गया। तो इसके गुणनखंड ये हो गए दोस्तों, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13 गुणा। अब देखो, ये 1 गुणा में लिख दो, नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसके भी गुणा में लिख लो, और आप चाहो तो मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 4 गुणा 39, ये भी 156 का गुणनखंड तो है, 156 का गुणनखंड है, परंतु ये अभाज्य गुणनखंड नहीं है, क्योंकि ये वाली संख्या भी 3 से डिवाइड हो रही है और 13 से, मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं है, और ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। मतलब गुणनखंड में कोई भी एक अभाज्य संख्या नहीं होगी, यानी कोई भी एक भाज्य संख्या आ जाएगी तो वो हमेशा क्या होंगे, वो भाज्य संख्या होगी, अभाज्य गुणनखंड वो होंगे नहीं। देखो, अब क्या करते हैं अपन, आगे वाला प्रश्न हल करते हैं 3825 का।
और उसको हल करने से पहले मैं इसको मिटा लेता हूँ। ये लो जी, मैंने इसको मिटाया। देखो दोस्तों, आपको बस ये ध्यान रखना है कि किसमें कौन सा भाग डिवाइड होगा और कौन सी संख्या डिवाइड होगी और कौन सी संख्या नहीं। बस इतना आ जाए तो ये वाले प्रश्न आसानी से हल हो जाएंगे। देखो अब है 3825। 3825। अब देखो इसमें एक चीज नजर आ रही है मेरे को कि इकाई की संख्या विषम संख्या है 3825। अब देखो इकाई की संख्या विषम संख्या है, यानी दो से तो भाग इसमें नहीं जाएगा। अब देखना है, देखो अब इसमें ये चेक करें कि तीन का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तीन और आठ 11, 11 होते हैं, 11 और दो 13 होते हैं, 13 और पाँच 18, 18 में तीन का भाग जाता है, मतलब इस संख्या में तीन का भाग जा रहा है। देखो तीन से भाग करते हैं, तीन का भाग तीन में देंगे तो एक बार जाएगा, और आठ में देंगे तो दो बार चले जाएगा। आठ में से छः जाएगा तो दो बच जाएगा। दो और दो 22 हो गया, 22 में तीन का भाग देंगे सात बार जाएगा। 21 और 22 में से 21 गया तो एक बच जाएगा। एक और पाँच 15 हो जाएगा, और तीन का भाग 15 में देंगे तो मेरा पाँच बार चले जाएगा। अब देखो दोस्तों, फिर विषम संख्या ही आ रही है। विषम संख्या आ रही है मतलब इसमें फिर इसमें दो का भाग तो नहीं जाएगा। और एक चीज का ध्यान रख लेना दोस्तों, शुरुआत में मेरा दो का भाग नहीं गया तो आगे किसी भी फैक्टर में मेरा दो का भाग नहीं जाएगा। इस चीज का ध्यान रख लेना आप। देखो अब तीन का चेक करें। दो और एक तीन, तीन और सात 10 हो गए, 10 और पाँच 15, तीन के पहाड़े में 15 आता है, यानी 15 में तीन का भाग जाता है, तो इस वाली संख्या में भी तीन का भाग जाएगा। देखो तीन का भाग देंगे हम तो 12 में देंगे तो चार बार जाएगा, सात में देंगे तो तीन दूनी दो बार जाएगा, और एक पाँच 15 हो गए, 15 में तीन का भाग देंगे तो पाँच बार चले जाएगा। ये लो जी। अब फिर चेक करना है इसमें। देखो दो का तो अपन को चेक भी नहीं करना है और डायरेक्ट पता पड़ रहा है कि नहीं जाएगा, क्योंकि ऊपर ही नहीं गया तो नीचे वाले किसी फैक्टर में किसका भाग दो का नहीं जाएगा। अब देखो तीन का चेक करना है। चार और दो 6 होते हैं, 6 और पाँच कितने होते हैं 11, यानी 11 में तीन का भाग नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि 11 तीन से डिवाइड नहीं हो रहा, 11 में तीन का भाग नहीं जा रहा, तो ये 425 भी तीन से डिवाइड नहीं होगा। अब देखो, अब मैं कोई बोले कि सर चार से चेक कर लो कि चार का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। अरे भाई, जब दो का ही भाग नहीं जा रहा है, जब दो का ही भाग नहीं जा रहा है तो चार का भाग कहाँ से चले जाएगा? क्योंकि चार के फैक्टर करूँ तो दो गुणा दो, यानी इसमें दो का भाग जाएगा ना, उसी संख्या में चार का भाग जाएगा। इस चीज को आप चेक कर लेना चाहिए, जिस संख्या में दो का भाग जाएगा उसी में जाएगा। मतलब ज्यादा संख्या होगी ना, ऐसा नहीं कि, है ना, ठीक है, दो का भाग जाएगा ही जाएगा। अगर चार का भाग जा रहा है तो उसमें डेफिनेटली दो का भाग जा रहा है, अगर दो का भाग नहीं जा रहा तो उसमें चार का भाग कभी भी नहीं जा सकता। अब देखो पाँच, अब इकाई का अंक जब पाँच हो या जीरो हो तो उसमें पाँच का भाग जाता है। अब देखो किसी के दिमाग में ये आ रहा होगा कि यहाँ पर भी पाँच, इकाई का अंक पाँच आ रहा था तो यहाँ डायरेक्ट दे देते। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ अगर पाँच का भाग दोगे तो बाद में फिर आपको तीन का भाग देना पड़ेगा। देखो पाँच का भाग देंगे तो आठ बार जाएगा, आठ पंजे 40, और दो और पाँच 85 हो गए, 85। ये लो जी, आठ आठ हो गए मेरे। देखो पाँच का भाग 42 में देंगे पहले तो आठ बार चले गया 40, दो बज के दो और पाँच कितने हो गए 25, 25 में पाँच का दे तो पाँच बार चलेगा, यानी 85 हो गई। अब फिर इसमें पाँच का भाग जाएगा, ये लो फिर जाएगा पाँच का भाग, और एक और तीन और पाँच 35, 35 में जाएगा सात बार, ये लो जी 17 आ गया। और 17 तो मेरी एक अभाज्य संख्या है, यानी इसमें किसका भाग जाएगा? 17 का ही भाग जाएगा। तो इसके यहाँ आ गया एक। इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए दोस्तों? तीन गुणा तीन गुणा पाँच गुणा पाँच गुणा 17 गुणा एक। लिख भी दो, नहीं भी लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सब मेरी अभाज्य संख्या है। तीन अभाज्य, पाँच भी अभाज्य, 17 भी अभाज्य संख्या है। तो देखो दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है? 5005 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं मेरे को। इसको मिटा लेता हूँ मैं एक बार। 5005 के क्या करने हैं मेरे को? अभाज्य गुणनखंड करने हैं दोस्तों। ये लो जी, मैं 5005 के यहाँ लिख दिया मैंने 5005, और इसके करने हैं मेरे को अभाज्य गुणनखंड। इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं दोस्तों, तो यहाँ लिख लेते हैं। देखो इधर लिखता हूँ मैं 5005, ये लो जी 500 और 5, ये लो जी 5005 लिख दिया इधर मैंने। अब देखो दो का तो भाग इसमें नहीं जाएगा, तीन का चेक कर सकते हो, पाँच और पाँच 10 हो रहा है, 10 में दो तीन का भाग नहीं जाता है, तो इसमें 5005 में तीन का भाग नहीं जाएगा। चार का भाग चेक नहीं करना क्योंकि दो का ही नहीं जा रहा, तो चार का चेक भी नहीं करना है।
5 का भाग इसमें जा रहा है। जब इकाई का अंक 0 या 5 हो तो हमेशा 5 का भाग जाएगा। देखो 5 का भाग दिया है इसमें तो एक बार, 2 जीरो है तो 2 जीरो उतार दिया, फिर 5 में जाएगा एक बार। अब देखो दोस्तों इसमें 2 का भाग भी नहीं जाएगा, चेक भी नहीं करना है, 2 का ऊपर ही नहीं जा रहा था। तो अब देखो 2 के जितने भी गुणन है उनको चेक नहीं करना है। फिर जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 16 हो गया, इनको चेक नहीं करेंगे अब अपन। अब देखो 3 का इसमें एक और एक 2 होते, 2 में 3 का भाग नहीं जाता, मतलब इसके में 3 का भाग नहीं जाएगा। 5 का भाग चेक करें तो इकाई का अंक जब 5 या फिर 0 तभी जाता है 5 का भाग। 6 का जाएगा नहीं, क्योंकि 6 दो के गुणनखंड 2 और 3 होते हैं, दोनों का भाग ही नहीं जा रहा, तो 6 का कैसे जा सकता है। 7 का देख सकते हैं। देखो 7 का भाग देंगे अपन 10, 7 का भाग 10 में देंगे तो एक बार जाएगा, 3 और 0 30 हो जाएगा, 30 में 7 का भाग 4 बार जाएगा, 28 यानी 30 में से 28 किया तो 2 और 1 21 हो जाएगा, 21 में 7 का भाग 3 बार जाएगा, यानी दोस्तों इसका 143। अब देखो ऊपर 2 3 का भाग नहीं जा रहा तो 5 तक तो चेक ही नहीं करना है। अब देखो 7 का भाग इसमें नहीं जा रहा, 8 का चेक ही नहीं करना है, 9 का भी नहीं करना है, 10 का भी नहीं करना है, 11 का चेक करो। 11 का करेंगे अपन एक बार जाएगा, और 3 और 3 यहाँ बच जाएगा 13, यानी इस क्या आएगा 13 का भाग जाएगा 13 में, तो ये आ गया इसके अभाज्य गुणनखंड। देखो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या आगे 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए दोस्तों। इसी प्रकार अपन देखते हैं प्रश्न नंबर 5 है जो 7429, 7429 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं मेरे को, और 7004 के अभाज्य गुणनखंड इधर लिखूंगा, मैंने इसको मिटा दिया। अब देखो यहाँ पर लिखेंगे, ये लिखेंगे यहाँ पर 7429। अब देखो इसमें इकाई का अंक विषम संख्या है तो 2 का भाग नहीं जाएगा। 3 का भाग चेक करने के लिए इन सब का योग करके देखो, 7 और 4 11, 11 और 2 13, 13 और 9 22, 22 में तो 3 का भाग नहीं जाता है, तो इसमें भी 3 का भाग नहीं जाएगा। 4 का भाग भी नहीं जाएगा, 4 का तो चेक भी नहीं करना है, 5 का नहीं जाएगा, 6 का चेक नहीं करना है क्योंकि 2 और 3 का ही नहीं जा रहा है। 7 का देखो 7 का भी नहीं जा रहा है इसमें, 8 का चेक नहीं करना है, 9 का नहीं करना है, 10 का नहीं करना है, 11 का चेक करो इसमें। 11 करेंगे 6 66, 4 और 4 8, 8 और 2 82, 82 में 77 हो जाएगा, 3 2 5, तो इसमें 11 का भी नहीं जा रहा। 13 का देंगे इसमें, 13 का भाग जा रहा होगा, देखो 13 से चेक करते हैं इसमें। 13 चौक 52, 13 पंजे 65, 13 छिंग 78, 13 पंजे ये 65 हो गया, 5 और 4 9 हो गया, 9 और 2 92 हो गया, 13 7 91। तो इसमें दोस्तों 13 का भाग भी नहीं जा रहा है, इसमें किसका भाग भी नहीं जा रहा है, 13 का भाग नहीं जा रहा। अब 14 का तो चेक नहीं करना क्योंकि 2 और 7 का ही भाग नहीं जा रहा है। देख लेना जो गुणनखंड होते हैं उनका भाग जा रहा ही नहीं है, तो आगे वाली संख्या कैसे चले जाएगा। अब मेरे को 17 का भाग चेक करना है, और इनको चेक भी नहीं करना है दोस्तों। विषम संख्याओं मतलब इसके बाद तो आपको 10 के बाद तो आपको क्या करना है, 10 के बाद तो आपको अभाज्य संख्याओं का भाग दे दे के चेक करना है। अब देखो 17 का भाग देंगे इसमें, 17 का 17 दूनी 34, 17 3 51, 17 चौक 68, यानी 4 बार गया, 2 और 4 6 हो गया, और 6 और 2 62 हो गया, 17 34 17 51, ये 3 बार गया, तो ये यानी हो गया ये 62 में से 51 गया तो मेरा कितना बच जाएगा 11 बच जाएगा, और 9 है 9 उतारेंगे तो 119 हो जाएगा। अब 17 का भाग 119 में देंगे दोस्तों तो 7 बार जाएगा, ठीक है। अब देखो अब क्या करना है, अब इसमें अब 17 तक तो कोई भाग नहीं जा रहा। अब देखो इसमें ये चेक करो 17 का भाग जा रहा है क्या वापस, 17 दूनी 34, 34 6 और 3 9, 9 और 97 में नहीं जा रहा, तो इसमें 19 का भाग जा रहा होगा दोस्तों। इसके बाद अपन को चेक करना है 19 का, 19 दूनी 38, ये लो जी 19 दूनी 38, ये लो 38, और 2 और 5, 2 और 3 5 हो गए, 5 और 7 57 हो गए, 57 में 19 दूनी 38, 19 30 57, यानी 3 बार चले गया। अब देखो 23 तो एक अभाज्य संख्या है, तो 23 में सिर्फ 23 का ही भाग जाएगा, तो इसके गुणनखंड क्या हुए दोस्तों 17 गुणा 19 गुणा 23 गुणा 1 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ भी लिखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं भी लिखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो इसको अब आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा हो ना कि ये ऐसे कैसे भाग दे रहे हैं, तो आप ऐसे भाग दे दे के देख लेना दोस्तों। और ट्रिक बता दी है कि पहले 2 का चेक करोगे, और 2 का तो
तब जाएगा जब सम संख्या हो या इकाई का अंक 0 हो। 3 का तब जाएगा जब संख्याओं का योग में 3 का भाग जा रहा है तो 3 का भाग जाएगा। 4 का चेक नहीं करना। 5 का तब जाएगा भाग जब इकाई का अंक 5 हो या 0 हो, तब 5 का भाग जाएगा। 6 का भाग चेक नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि 6 के गुणनखंड होते हैं 2 या 2 गुणा 3। जब इन दोनों का भाग नहीं जाएगा तो 6 का भाग उसमें नहीं जाएगा। 7 का चेक करना है, 8 का नहीं करना, 9 का नहीं करना, 10 का चेक नहीं करना। फिर उसके बाद तो अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड चेक करने हैं दोस्तों। अभाज्य संख्याओं के भाग दे दे के चेक करने हैं, ठीक है। तो अब आगे वाले प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं अपन। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है? दो पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इनकी जांच भी कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएम होता है। देखो दोस्तों, इसमें पहले तो लेना है मेरे को एलसीएम, पहले तो करना है अभाज्य गुणनखंड और फिर इसका एलसीएम और एचसीएफ लेता हूँ और देखता हूँ एलसीएम गुणा एचसीएफ मेरा दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर आता है या नहीं आता। देखो पहले मैंने इसके 26 के गुणनखंड लिख दिए डायरेक्ट दोस्तों, छोटी संख्या है तो 2 गुणा 13 इसके गुणनखंड होते हैं, ये मैंने लिख दिए। इसी प्रकार मैंने 91 के लिख लिए, 91 के 13 सत्ते 91 यानी 7 गुणा 13, ये इसके मैंने गुणनखंड डायरेक्ट लिख लिए। अब देखो एक तो लिखना है मेरे को एचसीएफ और एक लिखना है मेरे को एलसीएम। देखो एचसीएफ होता क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम होता है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन मतलब जो सबसे ज़्यादा जो कॉमन आ रहा है वही वही होगा इसका मान। तो देखो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है दोस्तों? इन दोनों में कॉमन आ रहा है मेरा 13। इन दोनों में 13 कॉमन आ रहा है, यानी एचसीएफ का मान कितना हो गया दोस्तों? 13 हो गया। अब एलसीएम बोल रहा है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो कॉमन नहीं आ रहा उसको भी लिखना है इसमें। जैसे 2 कॉमन नहीं आ रहा था, इसको लिखना है, गुणा 7 कॉमन नहीं आ रहा तो इसको भी लिखना है, और एलसीएम को इनके एचसीएफ को इनके गुणा में लिख देना है, ठीक है। तो इस प्रकार ये कर लिया। अब देखो इन सबको आपस में गुणा करेंगे, 13 सत्ते 91 और 91 को 2 से गुणा करेंगे तो 182 आ जाएगा मेरा। और अब ये कह रहा है कि संख्या 1, अब ये कह रहा है इसकी जांच कीजिए कि संख्याओं का गुणनफल, यानी संख्या 1 का गुणनफल संख्या 1 गुणा संख्या 2 बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ ये होता है, ये जांच करनी है मेरे को इससे। अब देखो संख्या 1 क्या है मेरी 26 गुणा संख्या 2 क्या है मेरी 91 बराबर एलसीएम क्या है मेरा 182 और एचसीएफ क्या है मेरा 13। अब देखते हैं ये दोनों गुणा करते हैं, इन दोनों को गुणा करते हैं और इन दोनों को गुणा करते हैं तो आपस में ये दोनों बराबर आते हैं या नहीं आते। देखो 26 को 91 से गुणा, अगर ऐसे कुछ समझ में नहीं आया तो दोस्तों ऐसे इधर साइड वाले पन्ने पे आपको क्या करना है, गुणा करके देख लेना है। यानी 26 गुणा 91 तो ये तो मेरा 26 हो जाएगा, गुणा 9 छक्की 54, ये 4 5 9 दूनी 18 और 5 कितना हो गया मेरा 23, यानी ये हो गया 6 6 और 23, 2366 आ गया। इसका उत्तर तो कितना आ गया दोस्तों 2366। अब इसका मान कितना आता है ये चेक करना है, देखते हैं वास्तव में बराबर आता है या नहीं आता। यानी 182 को गुणा करना है 13 से। ये लो जी मैंने 13 से गुणा किया, 3 दूनी 6 8 या 24 का 4 हासिल का 2 लिख लिया, 3 एकम 3 और 2 क्या हो गया मेरा 5 हो गया। ये लो जी अब 1 से गुणा करना है, 1 से 2 को किया तो 2 हो गया, 8 को किया तो 8 हो गया, फिर 1 को 1 से गुणा किया तो 1 हो गया। अब देखो 6, ये 4 और 2 6, 8 और 5 13 का 3 और हासिल का 1, 1 और 1 मेरा 2 हो गया। यानी इसका मान भी कितना आ गया ये है ना 63 नहीं है दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पर कितना है 66 है, ये देखो इधर 66 है और यहाँ पर भी कितना मान आ जाएगा 2366। तो इस प्रकार हमने सत्यता की जांच भी कर ली दोस्तों कि दोनों का मान बराबर आता है। किन किन का? संख्या 1 को संख्या 2 से गुणा करें, उसका जो मान आता है वही मान किसका आएगा, एलसीएम को एचसीएफ से गुणा करेंगे तब वही मान आएगा। अब देखो दोस्तों प्रश्न नंबर 2 को हल करते हैं और उससे पहले मैं इसको मिटा लेता हूं। ये लो जी, अब देखते हैं, यह है यहाँ है प्रश्न नंबर 2 और इसका एक संख्या है 92 और एक है 510। इन दोनों के अभाज्य गुणनखंड लिखूंगा और फिर इसके एलसीएम और एचसीएफ लिख दूंगा। देखो इसको अगर मैं डायरेक्ट लिखूं तो 2 गुणा ये हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 23, ठीक है 4। अब देखो ऐसे समझ में नहीं आए तो ऐसे करके देख लेना, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आए तो ऐसे करके देख लो गुणनखंड। 2 का भाग देंगे तो 4 और 12 में देंगे तो 6 बार 46 आ गया, फिर 2 का भाग देंगे तो 23 आ गया,
फिर अब इसमें 23 का ही भाग जाएगा क्योंकि 23 एक अभाज्य संख्या है यह, तो मैंने यही लिखे हैं। अब देखो 510 के करें इससे 510, अब 2 का भाग देंगे तो दोस्तों देखो 2 का भाग देंगे पहले तो 2 बार जाएगा, ठीक है। एक और एक 11 हो गया, 11 में जाएगा 5 बार, और 10 10 एक बच गया, एक और 0 10 हो गया, 10 में जाएगा फिर 5 बार। अब देखो इकाई का अंक तो मेरा 5 आ रहा है, यानी इसलिए इसमें भाग जाएगा 5 का। ये लो जी, 25 में देंगे तो 5 बार जाएगा और 5 में देंगे तो 1 बार जाएगा। अब देखो यहाँ पर आप है ना 3 का भी जा रहा है, चेक करके देख लेना। 5 और 2 7, 7 और 5 12, 12 मतलब 12 में 3 का भाग जाता है, तो इस वाली संख्या में भी 3 का भाग जा रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आपको यहाँ याद नहीं आया तो यहाँ कर लो। 3 से भाग देंगे तो ये 17 का बार जाएगा, और 17 में तो किसका भाग जाएगा, 17 का 1 बार जाएगा। यानी इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए दोस्तों, 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 17 गुणा 1 को लिख दो, नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों इस चीज़ का। अब देखो दो चीज़ लिखनी है मेरे को, एक तो लिखना है एलसीएम और एक लिखना है एचसीएफ। एचसीएफ तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम क्या है, एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। ये एलसीएम का मतलब होता है। देखो लो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सबसे इन गुणनखंडों में जो सबसे ज़्यादा कॉमन आ रहा है उसको लिखो। देखो इधर तो ये 2 कॉमन आ रहा है और 5 आ रहा है क्या, 3 नहीं आ रहा, 17 नहीं आ रहा, और ये नहीं आ रहा। 1 को तो लिखना ही नहीं है, ठीक है। 1 को लिखोगे भी तो 2 गुणा 1 1 ही होगा, तो ये एचसीएफ तो 2 हो गया। एलसीएम क्या होगा, जो कॉमन नहीं आ रहा पहले उसको लिख लो। देखो 2 नहीं आ रहा, गुणा 23 नहीं आ रहा, 1 को लिखने का कोई मतलब नहीं है। ये देखो 5 नहीं आ रहा, 3 नहीं आ रहा, और 17 नहीं आ रहा। और लास्ट में क्या करना है, जो कॉमन नहीं आ रहा था उसको भी मतलब जो कॉमन आ रहा था उसको भी लिख दो। ये लो जी, अब देखो इनको आपस में गुणा करना है दोस्तों। 2 गुणा 23, ये देखो इसको ऐसे करेंगे, 2 गुणा 23 46 हो गया, 46 गुणा 2 92 हो गया, ये 92 हो गया, 5 3 15 हो गया, गुणा 17। इन सबको गुणा करेंगे तो क्या आएगा, देखो 92 को 15 से गुणा कर लो पहले, 92 गुणा 15, ये क्या 10 हासिल का 1, 9 पंजे 45 और 1 46, और 92 का 92 उतार दिया, 0 8 13, ये तो 1380 हो गया। अब 1380 को दोस्तों मेरे को 17 से गुणा करना है। देखो 1380 को मैं इसको मिटा लेता हूँ एक बार। 1380 को मेरे को 17 से गुणा करना है, 1380 को 17 से गुणा करना है। ये लो जी, मैं कर रहा हूँ इधर 1380 को 17 से गुणा। दोस्तों अब देखो 0 8 7 56, 6 हासिल का 5, 7 21 और 5 मेरा 26 हो गया, हासिल का 2 हो गया, 7 एकम 7 और 2 मेरा 9 हो गया। अब देखो इसको 1 से करेंगे तो 0 8 3 और 1, ये 0 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, ये 8 और 6 14 का 4 आएगा, हासिल का 1 आ जाएगा, 13 का 3 और हासिल का 2, यानी 23,446 आ गया दोस्तों। 23,460 आ गया, 46 नहीं आया दोस्तों। हाँ माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, थोड़ा विरोध आ गया। अब देखो अब क्या करते हैं, ये आ गया 23,460। अब मेरे को इसको चेक करना है, अब चेक करना है कि किस प्रकार इन दोनों संख्याओं का गुणन एलसीएम गुणा एचसीएफ के बराबर आता है। देखो एलसीएम गुणा एचसीएफ किसके बराबर आना चाहिए, मेरा संख्या 1 गुणा संख्या 2। अब ये इस चीज़ का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि पहले तो इधर लिखा था इस संख्या को, संख्या 1 गुणा संख्या 2 बराबर ये लिख दिया। एक ही बात है, इसको इधर लिख लो चाहे इधर लिख लो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो इसको 23,460 है, गुणा करना है 2 से, और इधर किसको किससे गुणा करना है, 510 को गुणा करना है, 510 को गुणा करना है 92 से। ये लो जी, अगर इसको इससे गुणा करें तो 0, 6 दूनी 12 का 2 हासिल का 1, 4 दूनी 8 और 1 9 हो गया, 23 दूनी 46 हो गया। ये लो 46,920 आ गया। अब मैं 510 को अगर 92 से गुणा करूँ तो कितना आएगा दोस्तों, ये आएगा 0 2 एकम 2 और 5 दूनी 10। इसको करते हैं तो 0 9 एकम 9 और 9 पंजे 45। ये लो जी, ये आ गया मेरा। तो 0 2 9
6 और 4, 46,920। इधर भी यही आ रहा है दोस्तों, 46,920। तो यानी ये दोनों इनके जांच कर लिए अपन ने, ये दोनों के आगे मेरे बराबर आ गए। तो इस प्रकार ये अपने सत्यता उत्तर की जांच भी होगी दोस्तों। अब हम प्रश्न नंबर जो इसी में 3 है उसकी ओर बढ़ेंगे, और उससे पहले मुझे इसको मिटाना पड़ेगा। ये लो जी, मैंने इसको मिटा लिया। अब क्या है यहाँ पर, प्रश्न नंबर 3, 3, 3, 6 और 54, इन दोनों के क्या लिखने हैं मेरे को, अभाज्य गुणनखंड लिखने हैं। पहले देखो 336 के अभाज्य गुणनखंड लिखूँ पहले, यानी इसमें भाग दूंगा 2 का, 2 का दूंगा तो ये एक बार चलेगा, फिर एक इधर यानी 13, 13 में भाग जाएगा 6 बार, फिर ये आ जाएगा 8 बार। ठीक है, 8 दूनी 16, 6, ठीक है, ये आ चलेगा। फिर 2 का देंगे, फिर 2 का देंगे तो ये 8 बार चलेगा, और ये 4 बार चलेगा। फिर 2 का देंगे, फिर 2 का देंगे तो ये कितने बार, 4 बार, और ये 2 बार चलेगा। फिर 2 का देंगे, फिर 2 का देंगे तो ये चलेगा 2 बार और 1 बार। अब 2 का भाग नहीं जाएगा, फिर 3 का भाग जाएगा, कितनी बार, 7 बार, और इसमें जाएगा 7 का भाग 1 बार। तो इस प्रकार ये आगे इसके गुणनखंड के आगे दोस्तों 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 1। ठीक है, अब 54 के तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, 2 गुणा 27 दूनी 54 होता है ना, तो 3 गुणा 3 गुणा 3, ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब देखो दोस्तों, इसमें एलसीएम लिखना है मेरे को, एचसीएफ लिखना है, एचसीएफ लिखना है और एलसीएम लिखना है। दोस्तों मैं ये रोटेट कर करके लिखा रहा हूँ आपको, कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि कभी एचसीएफ से नाम से ही पता पड़ रहा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन आ रहा है वो। तो यहाँ देखो एक तो आ रहा है मेरा 2 कॉमन आ रहा है यहाँ पर, तो ये 2 गुणा, अब पीछे वाले प्रश्नों में बाकी कोई भी संख्या कॉमन नहीं आ रही थी, वो तो बाकी के नंबर नहीं लिखा। अब यहाँ देखो एक ये 3 भी कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है, 3 भी कॉमन आ रहा है, तो ये 3 भी मैंने इसके गुणा में लिख दिया, तो ये आ गया 6। अब देखो जो कॉमन नहीं आ रहा पहले उसको लिखते हैं, यानी 2 की घात 3, 2 गुणा 2 गुणा 2, ये कॉमन नहीं आ रहा, 7 भी कॉमन नहीं आ रहा। अब इधर से 3 गुणा 3 भी कॉमन नहीं आ रहा, और जो कॉमन आ रहा है वो 2 गुणा 3, यानी ये 2 गुणा 3, ये आ गया। अब देखो इनका गुणन करना है मेरे को, ये कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 7 56, और 56 को 27, 56 करेंगे, 56 को 2 से गुणा कर देंगे तो 112 आ जाएगा, और ये करना है गुणा 27 से। ये लो जी, अब इसको गुणा करके देख लेते हैं अपन एक बार, इसको मिटा लेता हूँ। 56 को करना है 27 से, देखो आप कैसे भी गुणा करो, मैंने डायरेक्ट कर लिया, 2 को 2 से 4, 2 को 2 से क्या 8 हो गया, 8 को 7 से गुणा किया, 8 7 56। आप ऐसे भी कर सकते हो, 56 के बाद 3 3 9, और 9 दूनी 18, और 18 दूनी 36, 18 3 54, तो 56 को 54 से भी गुणा कर सकते हो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये देखो इसका दो का भाग, मतलब इस 2 को इधर गुणा कर दिया, तो एक ही बात है, 112 गुणा 27 करो या 56 गुणा 54 करो, एक ही आंसर आएगा। 7 दूनी 14 का 4, हासिल का 1, 7 एकम 7 और 1 8, 7 एकम 7, और इधर ये आ जाएगा मेरा 224, यानी ये हो गया 4 2 हासिल का 1, ये 3000 मेरा 24 आ गया दोस्तों। एलसीएम तो क्या आ गया दोस्तों, 3024। अब संख्या 1 गुणा संख्या 2 बराबर किसके होनी चाहिए, एलसीएम गुणा एचसीएफ के बराबर होनी चाहिए। एचसीएफ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप इनको आगे पीछे भी लिख दो ना, 2 गुणा 1 लिख लो या 1 गुणा 2 लिख लो, एलसीएम गुणा एचसीएफ लिख लो या एचसीएफ गुणा एलसीएम लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो संख्या 1 और संख्या 2 कितनी है, यहाँ पर 336 को मेरे को 54 से गुणा करना है। ये लो जी, मैं यहाँ गुणा कर लेता हूँ, 336 गुणा 54, इसको दोनों संख्याओं को गुणा कर रहे हैं आपस में 6 चौक 24, हासिल का 2, 4 तिया 12 और 2, 14 का 4, हासिल का 1, 4 तिया 12 और 1 13। अब 5 से गुणा करें, 6 पंजे 30 का 0, हासिल का 3, 5 ती 15 और 3 18 का 8, हासिल का 1, 5 ती 15 और 1, 5 ती 15 और 1 16 हो गया। ये लो जी, 4 4 11 का 1, हासिल का 1, 7 और 1 8 हो गया, और 1 18,144 आ गया दोस्तों, ये आ गया 18,144।
144। अब देखो इसको, अब मेरे को करना है 3024 को गुणा करना है 6 से। तो ये कितना आ रहा है, देखो ये तो आ गया 18,144। ठीक है, यहाँ पर मैं इसकी संख्या का मान लिख देता हूँ एक बार। यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं एक संख्या का मान लिख देता हूँ। ये लो जी, मैंने लिख दिया यहाँ पर संख्या का मान। यहाँ पर संख्या का मान ये था मेरा, पहली संख्या थी मेरी 336 गुणा 54, इसका मान तो ये आ गया। अब इन दोनों को आपस में गुणा करना है, तो देखो इसको डायरेक्ट कर लेते हैं। 6 को 4 से गुणा किया, 6 चौक 24 हासिल का 2, फिर 6 दूनी 12 और 2 14 का 4 हासिल का 1 और 0 जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, 6 या 18, तो इसका आंसर भी यही आ रहा है। यानी दोनों संख्याएं मेरी बराबर होगी। कौन कौन सी, एलसीएम को एचसीएफ से गुणा किया या फिर संख्या 1 को संख्या 2 से गुणा किया, दोनों मान मेरे बराबर आएंगे। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है मेरा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम एचसीएफ ज्ञात कीजिए। दोस्तों एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं, तो सबसे पहले मेरे को ये प्रश्न नंबर 1 करता हूँ। 12, 15 और 21 के मेरे को क्या ज्ञात करने हैं, पहले तो इनके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो इसके गुणनखंड तो हो गए दोस्तों 2 गुणा 4 और ये हो जाएगा 3, और इसके हो जाएंगे 3 गुणा 5 और इसके हो जाएंगे 3 गुणा 7। तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड हुए। अब मेरे को एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। अब देखो इनके गुणा में, सबके गुणा में एक तो रहता ही है। एक तो अगर मैं नहीं लिखूँ तब भी आपको ये तो मानना है कि इसके गुणा में क्या है, एक तो है ही। अब देखो यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पर देखो यहाँ पर भी 3 आ रहा है। गोला कर देता हूँ दोस्तों कॉमन को, यहाँ पर भी 3 आ रहा है और यहाँ पर भी क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। यानी एचसीएफ तो क्या हो गया मेरा 3। एलसीएम जो कॉमन नहीं है वो लिखो पहले, 2 गुणा, अब देखो 5 गुणा 7 गुणा, अब देखो जो कॉमन क्या आ रहा था 3, ये लो जी मैंने 3 को भी ऐसे लिख लिया। अब देखो अब क्या होगा इसका, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 और 20 को करना है 7 21 से। 21 को मैं 20 से गुणा करूं तो 0 0 और 1 की दूनी 42, यानी ये हो गया दोस्तों, ये हो गया 42। तो ये 420 आ जाएगा, यानी इसका उत्तर कितना आ गया 420। अब देखो दोस्तों आप ऐसे चेक कर सकते हो, 12 का भाग भी 420 में जाएगा, 15 का भाग भी 420 में जाएगा और 21 का भाग भी 420 में जाएगा। अगर आपका ये एलसीएम सही आ रहा है तो ये वाली कंडीशन बने कि जिन संख्याओं का भाग दोगे वो उसमें जाएगा। अब देखो प्रश्न नंबर 2 है 17, 23 और 29। तीनों क्या है दोस्तों, तीनों मेरी अभाज्य संख्या है, मेरे को पता पड़ रहा है। 17 भी अभाज्य है, 23 भी अभाज्य है और 29 भी अभाज्य संख्या है। जब ऐसी कोई कंडीशन बने तो क्या करना है मेरे को, जब इसके ऐसी कोई कंडीशन बने तो क्या तो मेरे गुणनखंड होंगे। तो देखो गुणनखंड ये होंगे, 17 के गुणनखंड क्या होंगे, 17 गुणा 1 और 23 के गुणनखंड क्या होंगे, 23 गुणा 1 लिख सकता हूँ और 29 के गुणनखंड क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, 29 गुणा 1 ये लिख सकता हूँ दोस्तों। अब एक चीज और ध्यान रखो ध्यान से कि 17 अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड में कितनी संख्या आ रही है, एक तो खुद स्वयं आ रही है और एक आ रहा है, ये 1 आ रहा है। 17 गुणा 1 हो रहा है यानी 17 गुणा 1 हो रहा है, यही इसके अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड है। इसके अलावा कोई तीसरी संख्या इनमें नहीं आएगी, इस चीज का ध्यान रखना। अब देखो एच सी एफ और एल सी एम ये लेने हैं इनके। तो देखो एचसीएफ यानी कॉमन तो इसमें कुछ दिख रहा नहीं है, तो कॉमन नहीं, ये 1 है तो ये 1 लिख लो। यहाँ पर भी सॉरी यहाँ पर 3 नहीं है दोस्तों, यहाँ पर 1 है। ठीक है, यहाँ पर भी 1 है, तो ये कॉमन तो क्या है मेरा एचसीएफ 1 हो गया। एलसीएम में तीनों को गुणा करके लिख दो दोस्तों, यानी 29 को 23 से गुणा करना है और फिर उसको 17 से गुणा करना है। 9 27 हासिल का 2, 3 दूनी 6 और 2 8, ये लो जी, और 29 दूनी क्या होता है मेरा 58, ये 7 8 और 8 16 का 6 हासिल का 1, ये 667। ठीक है, अब इसको गुणा करना है मेरे को 29 23, तो 17 से गुणा करना है दोस्तों। इसको 17 से गुणा किया, 7 को 7 से गुणा किया तो कितना हो जाएगा 49 हासिल का 4, 7 चिंग 42 और 4 46 हासिल का 4, 7 चिंग 42 और 4 46 और 1 से गुणा करेंगे तो मेरा 6 6 7 आ जाएगा, ये यहाँ पर 7 आएगा। ये आ गया 9
6 और 7 13 का 3 हासिल का 1, 6 और 7 13 का 3 हासिल का 1, 10 और 1 11, यानी आ गया 11,339। इनका गुणन है ये 23 गुणा 29, इनका गुणन आ गया 11,339। तो दोस्तों इसका उत्तर ये आ गया। अब देखते हैं प्रश्न नंबर जो 3 है, इसमें जो ये 3 दिया हुआ है, देखो 8 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2। 9 के गुणनखंड क्या होंगे, 3 गुणा 3। और 25 के गुणनखंड क्या होंगे, 25 के गुणनखंड होंगे 5 गुणा 5। अब देखो HCF लिखना है और LCM लिखना है। LCM HCF तो देखो इसमें कॉमन, इसमें सिर्फ 2 2 आ रहा है, इसमें सिर्फ 3 3 आ रहा है, इसमें सिर्फ 5 5 आ रहा है। गुणा में 1 1 लिख दो, यहाँ पर गुणा में 1 भी है और गुणा में 1 भी है। अब देखो कुछ चीज़ कॉमन नहीं है, तो यानी 1 है। HCF तो क्या आ गया मेरा, HCF तो 1 आ गया। और LCM क्या आएगा दोस्तों, LCM यहाँ आ जाएगा इन सब का गुणन, यानी 9 8 72, और 72 को 25 से गुणा करेंगे दोस्तों, 36 और 36 का आधा 18, 1800 आ जाएगा दोस्तों। इसको गुणा करके देख लेना आप, ये डायरेक्ट गुणा करने का तरीका होता है। 72 को 25 से गुणा करना है तो डायरेक्ट तरीका होता है इसका, इसमें 4 का भाग देंगे तो 18 आ जाएगा, और उसके आगे सिर्फ 2 लगा दो। ये इस प्रकार डायरेक्ट गुणा करते हैं अपन। अब देखते हैं प्रश्न नंबर जो 4 है उसके प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, देखो दोस्तों ये वाली चीज़ हमने पहले भी समझ ली कि ये देखो प्रश्न पढ़ते हैं पहले कि HCF 306 और 657 का HCF 9 दे रखा है, और LCM निकालना है 306 और 657 का LCM निकालना है। अब देखो किस प्रकार निकालेंगे, या तो गुणनखंड करके और वो पूरी विधि लगा के उस प्रकार भी कर सकते हो, अन्यथा मेरे को यहाँ डायरेक्ट दिया गया है। तो ये संख्या 1 गुणा संख्या 2 बराबर, ये पता है मेरे को, HCF गुणा LCM के बराबर होती है। ये वाली चीज़ मेरे को पता है। अब देखो संख्या 1 तो क्या है मेरी 306 गुणा संख्या 2 क्या है मेरी 657, और HCF मेरे को दे दिया। ये देखो HCF लिखा हुआ है यहाँ पर, और आगे यहाँ पर 9 लिखा हुआ है, यानी ये 9 HCF है इसका, और LCM। अब देखो LCM का मान निकालना है तो इस 9 को इसके भाग में भेज दो। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, LCM बराबर 306 गुणा 657 बट्टे में क्या लिखना है मेरे को 9। अब इस 9 का भाग इसमें देंगे दोस्तों, ये हो जाएगा 9 तिया 27 और 9 चौक 36, यानी 657 को दोस्तों 34 से गुणा करके देख लो क्या आ रहा है, वही मेरा इसका उत्तर होगा। देखो 4 से गुणा किया, 7 को 28 आ गया, 2 लिख देंगे, 4 पंजे 20 और 2 22 हो गया, 2 लिख देंगे, 6 चौक 24 और 2 क्या हो गया मेरा 26 हो गया। अब देखो 3 से करेंगे, 7 से 21 का 1 हासिल का 2, 5 थी 15 और 2 17 का 7 हासिल का 1, 6 थी 18 और 1 क्या हो गया मेरा 19 हो गया, यानी ये आ गया 8 3 13 का 3 हासिल का 1 2 और हासिल का 1, तो ये हो जाएगा 22,338। इस प्रकार ये क्या आ गया दोस्तों 22,338 इसका LCM आ गया दोस्तों। अब मेरे को ये 5वां प्रश्न देखना है, और 5वां प्रश्न को समझना है सिर्फ। अगर आप इस प्रश्न को समझ गए तो इसका उत्तर आसानी से दे पाओगे। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। देखो एक चीज ध्यान रखो दोस्तों, देखो 0 का मतलब है भाई इकाई का अंक 0 लिखना है, मतलब जैसे कि ये मेरा 100 हो गया, ये मेरा 10 हो गया, 200 हो गया, ये सब इनमें सब में इकाई का अंक 0 आ रहा है। अगर मैं इसके गुणनखंड करूँ तो 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 होंगे। अगर 10 के करूँ तो 2 गुणा 5 होंगे, और 400 200 के करूँ तो ये एक बार 2 और आ जाएगा, यहाँ 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 2 हो जाएगा। ये इसके 200 के गुणनखंड हो जाएंगे। तो एक चीज़ नज़र आ रही है दोस्तों कि 2 गुणा जब 5 आएगा तभी इकाई का अंक 0 आएगा। तो इसमें लिख सकते हैं, देखो 6 के गुणनखंड क्या होते हैं 2 गुणा 3, और यहाँ 6 की घात n है तो यहाँ 2 गुणा 3 की घात भी क्या होगी n। यहाँ लिख सकते हो चूँकि 6 की घात n के गुणनखंड 2 गुणा 3 की घात n होते हैं, इसलिए 6 की घात n का इकाई अंक
कभी भी ज़ीरो नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। देखो दोस्तों, इसका रीजन बता दिया मैंने, ये अच्छे से समझा है कि ये इकाई का, देखो इकाई का अंक जीरो आने के लिए कंडीशन ये होती है 2 की घात n गुणा 5 की घात n होगा, तभी क्या होगा, मेरा इकाई का अंक जीरो आएगा। यानी एक बार तो 2 और गुणा एक बार 5 जरूर आना चाहिए गुणनखंड में, तभी इकाई का अंक जीरो होगा, अन्यथा मेरा जीरो नहीं होगा। अब दोस्तों हम प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है, देखो प्रश्न नंबर 6 को मैंने पहले ही समझा दिया है, बहुत ही आसान प्रश्न है। अब कह रहा है व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं और क्यों हैं, ये बता रहा है इसने। अब देखो भाज्य संख्या है, तो मैंने पहले बताया था कि अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड होंगे ना, उसमें सिर्फ दो ही संख्या आएगी, एक तो खुद स्वयं आएगी और गुणा में सिर्फ एक आएगा। देखो जैसे अगर 23 मेरी अभाज्य संख्या है, 23 अभाज्य संख्या है, तो ये इसके गुणनखंड क्या होंगे, 23 गुणा 1, यानी इसके इन दो के अलावा तीसरी संख्या कोई भी नहीं आएगी। अगर किसी संख्या में तीसरी संख्या गुणन में आ जाती है तो वो भाज्य संख्या हो जाती है, अभाज्य संख्या नहीं होती। और देखो जैसे इसमें पहले मेरे को यहाँ पर 13 ये सबके गुणन में है और 13 इधर योग में है, तो इधर से मैंने 13 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच जाएगा 7 गुणा 11 और प्लस यहाँ से 13 इधर से बाहर कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच जाएगा 1। ये हो गया 13 गुणा 7 गुणा 11 77 प्लस 1 78 हो गया। ये लो जी 78 हो गया ये। और इसके गुणा में एक भी लिख सकते हैं, एक तो होता ही है सबके गुणा में, यानी ये देखो 3 संख्या आ रही है, तो ये संख्या अभाज्य संख्या तो नहीं है। और इसी प्रकार इसको चेक करते हैं, देखो इसमें 5 को मैंने कॉमन ले लिया, इस वाली संख्या में मैंने 5 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच जाएगा 7 गुणा 6 गुणा 5 को तो कॉमन ले लिया, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, और प्लस में क्या है, प्लस में 5 था तो 5 को बाहर ले लिया, तो यहाँ बच जाएगा 1। तो देखो ये 5 तो मेरा बाहर आ गया, गुणा 7 छिंग 42, और 42 को 4 से गुणा करेंगे, लो जो 42 को 4 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, यानी 168 हो गया। और 168 को फिर 6 से गुणा करना है, ये देखो 2 गुणा 6, तो इसको 6 से गुणा करना है, तो 8 छिंग 48, 4 6 छिंग 36 और 4 40, 0 हासिल का 4, 6 कम 4 और 10 हो गया। ये लो जी 1008 प्लस 1 करेंगे तो 1009, ये लो 1009 हो जाएगा, कई 22 से 1000, ठीक है। और अब देखो इसके गुणा में एक तो रहता ही है, यानी इसके भी गुणनखंड 2 से ज़्यादा है, मतलब संख्या 2 से ज़्यादा संख्या है, तो इसलिए ये भी क्या है, भाज्य है, और ये भी क्या है, मेरी भाज्य संख्या है, ठीक है। इसका रीज़न भी दे दिया है मैंने, चूँकि यहाँ लिख सकते हो आप, चूँकि दोनों संख्याओं की गुणनखंड करने पर 2 से अधिक संख्या प्राप्त हो रही है, यहाँ लिख लेंगे, ऊपर मिटा के लिख देता हूँ एक बार, देखो मैं इधर से मिटा देता हूँ, यहाँ से मैंने मिटा दिया, अब इसको मैं लिख लेता हूँ। इसलिए ये संख्याएं अभाज्य नहीं है, तो क्या होगी, अतः भाज्य संख्या है, भाज्य संख्याएं है, ठीक है। इसका उत्तर ये लिख देंगे दोस्तों हम कि अभाज्य संख्याओं में तो गुणनखंड में सिर्फ 2 ही नंबर होते हैं, पर यहाँ 2 से अधिक है, 2 से अधिक कितने भी आ सकते हैं उसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। 2 से अधिक तो कितने भी हो सकते हैं, बस मिनिमम 2 होंगे ना, वो होंगे मेरी अभाज्य संख्या। अब देखो दोस्तों प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं, और प्रश्न नंबर 7 करने से पहले मैं इसको मिटा लेता हूँ, ठीक है। आप इसको पॉज करके इसको आसानी से उतार लेना, ठीक है। देखो मैं इसको मिटा देता हूँ, ये लो जी मैंने इसको मिटा दिया। अब अपन करते हैं
किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 12 मिनट लगते हैं। देखो एक वृत्ताकार पथ बनाता हूँ दोस्तों, पहले मैं, ये लो जी मैंने बनाया एक वृत्ताकार पथ, ये लो जी वृत्ताकार पथ बना लेता हूँ इधर, ये वृत्ताकार पथ है मेरा, ठीक है। अब क्या कह रहा है ये आगे, इसको मैं एक बार हटाता हूँ और उसके बाद दोबारा बनाता हूँ, ये इधर थोड़ा इस पे चले गया क्वेश्चन पे, तो ये लो जी मेरा वृत्ताकार पथ बन गया। अब देखो अब क्या करना है, अब ये कह रहा है कि इसमें एक सोनिया नाम की लड़की है, वो तो इसके पूरे चक्कर लगाने में 18 मिनट लेती है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि को तो ये देखो रवि को तो लगते हैं 12 मिनट, ये रवि तो लेता एक चक्कर यहाँ से घूम के वापस यहीं आ रहा है, तब तो लग रहे हैं इसको 12 मिनट। और एक लड़की है सोनिया, जो इसको इसका पूरा चक्कर लगाने में कितना टाइम लग रहा है, ये पूरा चक्कर लगाने में इसको टाइम लग रहा है 18 मिनट का। मान लीजिए दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ कर कर एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अब देखो ये कह रहा है इसी एक स्थान मैंने मान लिया फिक्स, यहाँ से चलना प्रारंभ कर रहे थे और यहाँ से पूरा घूम कर आए, तो रवि को तो 12 मिनट लग रहे हैं और सोनिया को लग रहे हैं 18 मिनट। तो ये कह रहा है कि कितने मिनट बाद दोनों मिलेंगे, यानी ये देखो दोस्तों 18 और ये था मेरे 12, रवि को तो लग रहे हैं 12 मिनट और सोनिया को लग रहे हैं 18 मिनट। ये लो जी, तो अगर मैं 18 के गुणनखंड करूँ दोस्तों, 2 गुणा 3 और है, और 12 के गुणनखंड करूँ तो 2 गुणा 3 और है। तो यानी इसका क्या लेना है दोस्तों, एलसीएम लेना है। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, देखो 2 कॉमन आ रहा है, 3 भी कॉमन आ रहा है, ये 2 कॉमन आ रहा है और ये 3 भी मेरा क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। अगर एचसीएफ पूछता तो 2 गुणा 3 यानी 6 हो जाता है, एलसीएम पूछा है यानी 2 गुणा 3 गुणा और क्या क्या कॉमन आ रहा है, 2 गुणा 3 ये कॉमन आ रहा है, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 यानी कितना हो गया 36 कॉमन आ गया, यानी 36 मिनट बाद दोनों दोस्तों इसी स्थान पर मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, ये देखो 12 ये यहाँ से चलना प्रारंभ किया, ये एक चक्कर पूरा करेगा 12 मिनट में, दूसरा चक्कर पूरा करेगा 24 मिनट में, तीसरा चक्कर पूरा कर देगा 36 मिनट में। 36 मिनट में ये 3 चक्कर पूरे कर चुका होगा। और यहाँ ये सोनिया 18 मिनट में एक कर रही है, 18 दूनी 36 यानी 36 में 2 कर रही है, मतलब इसी समय में वो 2 चक्कर पूरे कर लेगा। और सॉरी वो सोनिया 2 चक्कर पूरे करेगी और रवि कितने चक्कर पूरेगा, 3 चक्कर पूरे कर लेगा। तो दोस्तों इस प्रकार ये प्रश्नावली हमने हल कर लिए। अब दोस्तों अगर आपको इस वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन रह रहा है तो आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में जाकर वो लिखिएगा, आपका प्रश्न है उसको लिखिएगा, आपका उत्तर अगले वीडियो में जरूर मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नई क्लास में एक नए वीडियो के साथ।